नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले हम मैथ्स में परसेंटेज को समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, हानि और लाभ। ये एक बड़ा टॉपिक है। इससे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। जहां पर भी सामान्य मैथ आती है वहां प्रॉफिट एंड लॉस से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमारे बैनर में लिखा गया है एकदम बेसिक से, तो हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। हम ये मानकर चलेंगे कि आपको जिंदगी में आपको पहली बार लाइफ में अपने प्रॉफिट एंड लॉस नामक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस विषय में आप पहली बार सुन रहे हैं। मैं ये मानकर पढ़ाऊंगा, मैं एक छोटी सी छोटी बातों को भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। भले आप जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं आता है। दूसरी बात, हमारे बैनर में ये भी लिखा गया है अब फार्मूला रटने की झंझट खत्म। तो मैं पूरे प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर को, जिसमें कि लगभग हम 21 टाइप के प्रश्न पढ़ाएंगे और 21 टाइप में 21 सूत्रों का प्रयोग होता है। 21 टाइप के प्रश्न हल करने के लिए 21 सूत्रों का प्रयोग होता है, 21 फार्मूले का प्रयोग होता है। लेकिन हम यहाँ पे किसी फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे, एक व्यवहारिक सा फार्मूले का प्रयोग करेंगे जिसे हम नाम देते हैं चॉकलेटी फार्मूला। बस एक चॉकलेटी फार्मूले पे पूरे के पूरे टॉपिक को हम समाप्त करेंगे। और जब आप पूरे टॉपिक को समाप्त कर लेंगे तो आपको लगने लगेगा कि मैथ तो बहुत इजी है। और इस व्यवहारिक तरीका पूरा का पूरा हमने परसेंटेज में लागू किया था। परसेंटेज के चैप्टर को हमने पूरा इसी फार्मूले पर हल किया है और प्रॉफिट एंड लॉस को भी हल करेंगे। आने वाले चैप्टरों में भी हम इस चॉकलेटी फार्मूले का प्रयोग करेंगे और सूत्र रटने से बचेंगे। आइए हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, हानि और लाभ। हानि और लाभ आप प्रत्येक दिन इसका अनुभव करते हैं कि हमको इस कार्य को करने से लाभ हो रहा है या हानि हो रही, यहां जाने से हमको क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा। ये चीजें आपके जिंदगी में, आपके बातों में, आपके क्रियाकलापों में पर डे समाहित है। तो आज उसी को हम देखते हैं, लाभ और हानि क्या होता है। ठीक है। जो लाभ और हानि वाला चैप्टर है, इसमें दो चीजों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को आप समझ लीजिए, लाभ और हानि का चैप्टर आपको लगभग लगभग समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कास्ट प्राइस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कास्ट प्राइस। इसे हम पूरे चैप्टर में सीपी से प्रयोग, इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? सीपी का प्रयोग करेंगे। क्रय मूल्य के स्थान पर किसका हम प्रयोग करेंगे? सीपी का प्रयोग करेंगे। कास्ट प्राइस, इसे लागत मूल्य भी कहा जाता है, बनाने की कीमत भी कहा जाता है। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं। क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहा जाता है। या जिस मूल्य पर कोई वस्तु बनाई जाती है उसको क्या कहता है? कास्ट प्राइस कहा जाता है। तो यही है क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। अब हम आते हैं विक्रय मूल्य। इसे सेल प्राइस भी कहा जाता है। इसके स्थान पर हम पूरे चैप्टर में एसपी शब्द का प्रयोग करेंगे, सेल प्राइस। क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के स्थान पर सीपी का प्रयोग करेंगे और विक्रय मूल्य या सेल प्राइस की जगह एसपी शब्द का प्रयोग करेंगे प्रश्नों को हल करते समय। विक्रय मूल्य क्या होता है? आप सभी जानते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य।
ठीक है, इन दो टर्म्स को आप समझ गए। अब आएगा शब्द प्रॉफिट और लॉस, यानी लाभ, लाभ क्या होता है? प्रॉफिट। लाभ कम होगा, लाभ कब होगा? तो आप सभी को पता है, लाभ तभी होगा जितने रुपए का कोई वस्तु खरीदे उससे अधिक रुपए में बेच दे। जितने में हमने खरीदा है उससे अधिक में बेचे तो क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ की स्थिति कब होगी? जब आपका विक्रय मूल्य अधिक हो क्रय मूल्य से, सेल प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य अधिक हो क्रय मूल्य से, उसी स्थिति में क्या होता है? आपको प्रॉफिट होती है। इसका सूत्र होगा प्रॉफिट लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सॉरी, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, अगर ये पॉजिटिव आता हो तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, और लाभ तभी संभव है जब विक्रय मूल्य अधिक हो क्रय मूल्य से। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तभी हमें प्रॉफिट मिलेगी। अगला देखते हैं टर्म्स, हानि। हानि कब होती है? जितने में आपने किसी वस्तु को खरीदा उससे कम में जब बेचते तो क्या होता है? आपको हानि होती है। या जितने रुपया लागत लगाकर, जितने रुपये लगाकर, जितनी लागत लगाकर कोई वस्तु बनाते हैं आप, और उससे कम में वो बिकती है तो क्या कहते हैं? हानि होती है। ठीक है, वैसी स्थिति में क्या होगी? हानि होगी। एक सब्जी वाला भी जानता है कि हमको अगर जितना का लाए हैं माल, अगर उससे अधिक का बिक रहा है तो हमको लाभ हो रहा है, अगर जितना का लाए उससे कम में बिके तो क्या होगा? उसको हानि होती है। हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या होगा? हानि होगी, यानी लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। यानी हानि हानि की स्थिति में, यानी हानि की स्थिति में सीपी ग्रेटर देन एसपी होता है। हानि की स्थिति में सीपी ग्रेटर देन एसपी होता है। ठीक है, इन टर्मों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान में रखिए आप लोग, हानि, हानि की वैल्यू हमेशा धनात्मक में आती है। हानि हमेशा धनात्मक में आती है। हानि की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती। हानि की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती है। हानि की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक, आपने क्रय मूल्य समझ लिया, विक्रय मूल्य समझ लिया, प्रॉफिट समझ लिया और लॉस भी समझ लिया। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या? आपको हमारे दो नियमों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। केवल दो नियम आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। पहला नियम है, लाभ और हानि की गणना हम हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर करते हैं। हम ही नहीं, पूरे विश्व में, इस पृथ्वी पर जब भी लाभ और हानि की गणना की जाएगी तो किस पे की जाती है? क्रय मूल्य पर की जाएगी। जब हम रुपए में बातचीत करते हैं, जब हम रुपए में बातचीत करेंगे तो लाभ और हानि की गणना इस पूरे गोले पर, इस पूरे पृथ्वी पर क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। पहला हमारा कंसेप्ट क्या है? पहला नियम या पहला कंसेप्ट मेरा यह है, लाभ
या हानि की गणना हम सदैव क्रय मूल्य के आधार पर करते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे आप, जब बातचीत रुपए में की जाती है। पहला नियम मेरा यह है, लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है जब बातचीत रुपए में की जाती है। मैंने क्यों लिखा कि जब बातचीत रुपए में की जाती है तभी लाभ और हानि की गणना क्या है, क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। तो फिर क्या भी कुछ और भी हो सकता है बातचीत, लाभ और हानि के संबंध में बातचीत किसी और पे होती है। हाँ, मात्राओं के आधार पर भी लाभ और हानि की बातचीत की जाती है। जब मात्राओं में ही बेचता है, मात्राओं में ही लाभ कमाता है, तब वहां पर इस नियम का प्रयोग नहीं हुआ होगा। वहां पर क्या होगा, लाभ और हानि की गणना, यहां पर लाभ और हानि की गणना हम किस पे, क्रय मूल्य के आधार पर कर रहे हैं। वहां पर जब बातचीत मात्राओं में होगी तो लाभ और हानि की गणना हम बेची गई मात्रा के आधार पर ज्ञात करें। किस पे आधार पर करेंगे, बेची गई मात्रा के आधार पर करेंगे। जब बातचीत मात्राओं में होती है, लाभ और हानि की गणना किस पे की जाती है, मात्राओं के आधार पर की जाती है, तब हम लाभ और हानि की गणना में बेची गई मात्रा का प्रयोग करते हैं। बेची गई मात्रा को आधार मानकर, बेची गई मात्रा को बेस मानकर करेंगे। पहला नियम मेरा यह था, लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य के आधार पर करते हैं जब बातचीत रुपए में की जाती है, और जब मात्राओं में हम करेंगे बातचीत लाभ और हानि की तो बेची गई मात्रा को ध्यान में रखेंगे। बेस क्या होगा मेरा, बेची गई मात्रा होगी। दूसरा नियम, क्रय मूल्य सदैव 100% होता है। क्रय मूल्य सदैव 100% मान लेते हैं। जब भी हम लाभ और हानि की गणना करते हैं तो क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानकर चलते। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। हम यही मानकर चलेंगे, क्रय मूल्य हमें सदैव 100% होता है। हमारे इन दोनों नियमों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाएंगे चॉकलेटी फार्मूला अपना। चॉकलेटी फार्मूला मैंने परसेंटेज वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था आप लोग को। अगर उसको नहीं आपने पढ़ा है तो ठीक है, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। चॉकलेटी फार्मूला जो हम बचपन में पढ़ते थे कि 2 रुपये का 12 चॉकलेट मिलता है तो 7 रुपये का कितना चॉकलेट मिलेगा, ऐसे लोग पूछते थे ना। तो इसीलिए जब हम चॉकलेट, छोटे बच्चों को चॉकलेट अधिक पसंद होता है तो उनको रुचि पैदा करने के लिए क्या करते हैं, चॉकलेट की बात करते हैं, ठीक है। उनको जब मैथ पढ़ाते तो हम ऐसे कहते जब छोटा बच्चा होता है, और हम लोग से भी यही लोग पूछते थे 2 रुपये का 12 चॉकलेट मिल रही है तो 5 रुपये का कितनी चॉकलेट मिलेगी, 7 रुपये का कितनी मिलेगी, 10 रुपये का कितनी मिलेगी। तो हम लोग उस फार्मूले से लगाते थे और उसमें एक कहते थे कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, प्रश्नवाचक के सामने की जो तिर्यक वैल्यू डिवाइड करेगी शेष का आपस में गुणा होता, दिखाते हैं हम आपको। चॉकलेटी फार्मूला यही था। मान लेते हैं कि 2 रुपये का 12 चॉकलेट मिलती है। 2 रुपये का 12 चॉकलेट, यहां पे रुपया लिख लीजिए आप, रुपये का चिन्ह लिख ले रहे हैं हम, यहां पर हम चॉकलेट लिख रहे हैं। चॉकलेट, 2 रुपये का 12 चॉकलेट मिल रही है तो पूछा जा रहा है आपसे कि 7 रुपये में कितनी चॉकलेट मिलेगी। यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह, 7 रुपये के नीचे रुपया लिखा हूं, ये रुपये का चिन्ह है। रुपये का जो चिन्ह है ना वो क्या होता है, पहले लिखा जाता है। जो रुपये का नया हमारा चिन्ह है ये क्या होता है, पहले लिखा जाता है। तो यहां पर दिया गया 2 रुपये का 12 चॉकलेट मिलता है तो 7 रुपये का कितना चॉकलेट,
और हमको 7 रुपए की चॉकलेट नहीं मालूम है, तो उसके नीचे प्रश्नवाचक चिन्ह दिखा देंगे या लगा देंगे। अब हमारा ये फार्मूला बन जाता है चॉकलेटी फार्मूला, और इसमें कहा जाता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष जो दो संख्याएं बचेगी आपस में उनका क्या होगा, गुणा होगा, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, 12 गुणे 7 बटे 2 आएगा, प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड कर 2 लिख देंगे, और यहां हो जाए 2 छक्का 12, 6 सत्ते 42, क्या गया, 7 रुपए में 42 चॉकलेट मिलेगी, 7 रुपए में 42 चॉकलेट मिलेगी। ये जो हम बचपन में इस छोटे से सूत्र का प्रयोग करते थे ना, आज भी हम उसी सूत्र का प्रयोग कर कर इस बड़े से बड़े चैप्टर को, जो बड़ा चैप्टर है ना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, इसके सारे कठिन से कठिन क्वेश्चनों को हम इसी के आधार पर हल करेंगे। आपके ब्रेन पे थोड़ा भी दबाव नहीं पड़ेगा। अगर इस सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपके मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन करेंगे, लेकिन इस सूत्र का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रश्न था या नहीं था, और ऑटोमेटिक वो हल हो जाएगा इस फार्मूले के आधार पर। चलिए हम आगे देखते हैं प्रश्नों को। अब जब हम पहले कुछ प्रश्नों को आपको किताबी भाषा में, किताबों में जो नियम दिया गया उसके आधार पर बताएंगे, फिर पुनः आपको चॉकलेटी फार्मूले के आधार पर बताएंगे। और हम यहां पे जितने टाइप पढ़ाएंगे क्वेश्चन, एक टाइप में एक प्रकार के क्वेश्चन को हम शामिल करेंगे, और उसमें 5 से 6 7 क्वेश्चन, अगर थोड़ा कठिन है तो 6 7 क्वेश्चन शामिल करेंगे, और आपको हल कराएंगे चॉकलेटी फार्मूले के आधार पर। आपको पूर्ण रूप से सिखा देंगे। ओनली एक बार, केवल एक बार हमारे जो है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको पढ़ लीजिए प्रत्येक टाइप को, फिर आपको दोबारा न तो आपको जो है कि नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, न किसी किताब का सहारा लेना पड़ेगा, न मॉडल पेपर हल करने की जरूरत है। बस इतना ही परीक्षा में आप पढ़कर देखकर चले जाइए, आपका 100% कुछ सही कर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। पहला प्रश्न है मेरा, एक आदमी एक गाय को 7,920 रुपए में बेचता है और उसे 10% का लाभ होता है, तब उसने गाय को कितने रुपए में खरीदी होगी? तब उसने गाय को कितने रुपए में खरीदी होगी? जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम जो है कि पहले किताबी फार्मूले से हल करने का प्रयास करेंगे, इसके बाद हम आपको चॉकलेटी फार्मूले से बहुत ही इजी वे में बताएंगे। देखते हैं, किताबों में दिया गया तो माना, क्या मान लेते हैं, माना गाय को 100 रुपए में खरीदा गया था, तो हम भी वही मानते हैं। माना गाय को का क्रय मूल्य, गाय का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। गाय का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है, 100 रुपये है। तब गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा? तब गाय का विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस क्या होगा? बराबर लिखेंगे। गाय के विक्रय मूल्य में क्या है, क्रय मूल्य तो इंक्लूड है यानी x हो गया, प्लस 10% लाभ हो रहा है। किस पे लाभ हो रहा होगा? उसको क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा होगा। तो क्या कहेंगे, आपने यहां माना है क्रय मूल्य को कितना है, x माना होगा, तो क्या कहेंगे, x प्लस x का 10%, x प्लस x का 10%। हल करते हैं इसको, x प्लस x गुणे 10/100, क्योंकि 10% को लिए क्या लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं। 0 से 0 कट जाएगा। अब ऐड करते हैं, यहां एलसीएम दोनों का लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 11x/10। ये जो 11x/10 क्या होगा, सेल प्राइस, गाय का विक्रय मूल्य होगा, प्रश्न के अनुसार जो हम मानकर लगाए। ठीक है, गाय का विक्रय मूल्य कितना होगा, 11x/10, और गाय का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये प्रश्नानुसार। अब हम लिखेंगे यहां पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
11x/10। ये किसके बराबर होगा? ये विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य हमारा इस जो मान का लगा उसमें कितना 11x/10 है, और ये कितने के बराबर होगा? 7,920 रुपये के बराबर होगा। हम यहां लिख लेंगे 7,920 7,920 रुपये। अब हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा 7,920 गुणे 10/11। 11 सते 77, 11 दूना 22 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा? 7200। 7,200। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू हमारी आ रही है 7,200 रुपये। ठीक है, और एक्स क्या है? एक्स क्या माने हमने? वस्तु का क्रय मूल्य माना, यानी गाय का क्रय मूल्य, सॉरी गाय का क्रय मूल्य हमने कितना माना है? ₹X माना है। तो यहां पर आ गया गाय का क्रय मूल्य कितना होगा? x बराबर 7200 रुपये, यानी 7200 रुपये में उसने गाय को खरीदा होगा और 7,920 रुपये में बेचा होगा, तो उसको 10% का लाभ होगा। हम यहां से लेकर यहां तक हल करेंगे तब तो ये आएगा उत्तर कि गाय का क्रय मूल्य कितना था? 7200 रुपये होगा। लेकिन ये भी फार्मूला ठीक है, ढंग ठीक है, लेकिन इसमें समय लगती है, और परीक्षा हाल में हमारे पास सब कुछ होता है, समय नहीं होती है। समय नहीं होती है, एक चीज की और कमी होती है, हमें सब कुछ याद आता है लेकिन फार्मूले याद नहीं होते हैं। फार्मूले कभी कभी धुंधली याद भी आए तो ये समझने में नहीं आता है कि प्लस ऊपर था या नीचे था, माइनस ऊपर था या नीचे था। आगे देखते हैं। और लाभ और हानि बताते समय हम भी समझा रहे हैं आपको, लेकिन फार्मूला बताना आपको भूल गया था। जो किताबों में फार्मूला दिया गया उसको भी मैं यहीं बता देता हूं, ऊपर नहीं बता पाया। लाभ या हानि प्रतिशत, पहले प्रतिशत लगा दो या बाद में लगा दो कोई फर्क नहीं, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर होता है लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य, जिसको हम ब्रैकेट में सीपी कहते हैं। ये सूत्र हमारा दिया गया किताबों में, प्रतिशत लाभ और हानि बराबर लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? हम इसमें 100% का गुणा कर देते हैं। किसका गुणा करते हैं? 100% का गुणा करते हैं। ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र को भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। प्रतिशत लाभ या हानि बराबर लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य। किसी को भी प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? उसमें 100% से गुणा करते हैं। किसी को भी, किसी संख्या को या किसी को भी प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? उसमें हम 100% का गुणा करते हैं। भूलिएगा मत, 100 का गुणा नहीं करते हैं, 100% का गुणा करते हैं। जहां आप लोगों को लोग पढ़ा, किताबों में लिखा भी गया है, बहुत सी गंदी किताबें हैं जिसमें लिखा गया है कि 100 का मल्टीप्लाई कर दे वो परसेंटेज में हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। टीचर भी पढ़ाते हैं कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। आप लोग अक्सर देखे होंगे, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, कहा जाता है कि भिन्न को प्रतिशत और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कि 2/5 है, इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाए इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, और आप क्या करते हैं? इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर कहते परसेंट में हो जाता है और ऐसे काटा जाता है 20 25 100, 20 दूना के 40 बराबर 40, और यहाँ परसेंट लग जाता है उनका। ये गलत होता है। ये बताओ आप, 2/5 में हमने 100 का गुणा किया, 2/5 में हमने यहाँ पे 100 का गुणा कर दिया, तो क्या होगा? 20 25 100, 20 दूना के 40 होगा ना। यहां तो 40 होना चाहिए, तब तो बराबर है दोनों साइड का, इधर का पक्ष इधर का पक्ष बराबर हो गया। लेकिन अब क्या कहा जाता है कि यहां पे आप परसेंटेज लगा दो। किस आधार पे परसेंटेज लगा दोगे आप बताओ? कैसे लग जाएगा परसेंटेज? किसी भी संख्या में 100 का गुणा कर दो परसेंटेज हो जाएगा।
नहीं, नहीं होता है। किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए उसमें 100 का मल्टीप्लाई नहीं करते, 100% से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये सही है, न कि वो सही है। वो जो बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, सरासर गलत पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चे सब कुछ जानते हैं वो तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग सीख रहे हैं वो तो सोचेंगे ना कि भैया 2/5 में हमने 100 का गुणा किया तो काटने पर 20 दूना 40 आएगा। ये परसेंटेज तो नामक जो चिन्ह लग रहा है यहाँ पे, ये जो जीव परसेंटेज नामक जीव को हमने सटा दिया इसके पीछे, वो कहाँ से है? नहीं है ना, जबरी क्यों लगा देंगे हम? ये 40 होगा न कि 40% होगा। अब किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए अगर आप यहां पर परसेंटेज लगा हुआ है तभी आप परसेंटेज यहां 40% लगा सकते हैं। मानिए भाई, कहा जा रहा है, पढ़ा रहे हैं लोग कि भिन्न वाला, मान लीजिए 2 को परसेंटेज में बदलना है तो कह देंगे कि 2 को परसेंटेज में बदलने के लिए इसको 100 में 100 से गुणा कर दो। अब आप ही बताओ, आप लोग 2 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 200 होगा कि 200% होगा? बताइए। 200 होगा न कि 200% हो जाएगा। ठीक है, 2 में 100 का गुणा करेंगे तो 200 होता है। और यहां पर हम नहीं लिख सकते हैं कि 2 में 100 का गुणा कर 200%, एक गलत होता है। थोड़ा सा बता दे रहा हूं, भटका नहीं रहा, भटक नहीं रहा हूं ना, आपको भटकाऊंगा, अब सही दिशा में ले चलूंगा। कुछ चीज बेसिक होती है, जब दिमाग में आ जाता तो बता देते हैं। एक शिक्षक का धर्म होता है कि अगर कोई ऐसी बातें आ जाती है जो बताने लायक है, जो लोग भ्रमित हो रहे हैं, तो उसको बताने का प्रयास करता है, भले टॉपिक थोड़ी सी लेट ही चलती है लेकिन बताता है। अब देखो परसेंटेज कैसे लगता है। मान लीजिए कि 2 को परसेंटेज में बदलना है, 2 के सामने परसेंट का चिन्ह लगाना है आपको, तो कैसे लगाओगे? आपने पढ़ा है, जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीख लीजिए, तो आपको भली बात समझ में आ जाएगा कि कैसे लगता है। अगर 2 को परसेंट में बदलना है तो या तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर दो। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200%। 2 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 200% होगी। ठीक है, 2 को अगर परसेंटेज में बदलें क्या होगा? 200% होगा। सपोज करिए, अब इस 2 को आप डायरेक्ट परसेंट कैसे लगा दोगे? आपने सीखा है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ये भी जान लो। आज किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या में जितने से गुणा किया जाए अगर उतने से भाग दिया जाता है, उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर हम देखते हैं, अगर 2 में हम 100 का गुणा कर दें और 100 से इसको डिवाइड कर दें तो 2 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2 जस का तस रहेगा ना। 2 में अगर हम 100 से गुणा कर दें, 100 से भाग दें तो 2 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम पुनः लिखते हैं इसको, 2 गुणे 100 गुणे 1/100 लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज को मैं इस प्रकार से लिख दिया। अब यहां पर क्या होगा, 2 में 100 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और हमने परसेंटेज वाली टॉपिक में जब सिखा रहा तो मैंने आपको बताया था कि 1/100 के स्थान पर हम प्रतिशत का चिन्ह लगा सकते हैं। इस प्रकार से चिन्ह लग सकता है यानी इस प्रतिशत के चिन्ह का मान क्या, वैल्यू क्या होती है? 1/100 होती है। इस प्रतिशत के चिन्ह की वैल्यू क्या होती है? 1/100 होती है। तब हम 1/100 के स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं? प्रतिशत लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 200% हो गया। तो भैया आपने 100 का गुणा करना तो बता रहे हो, लेकिन 100 से भाग नहीं करोगे तो परसेंटेज नहीं लगेगा। परसेंटेज लगाने के लिए 100 का गुणा करोगे तो उस संख्या में 100 से डिवाइड भी करोगे, क्योंकि नहीं तो वो संख्या कितना हो जाएगी? अपने के 200 गुना हो जाएगी, 200 गुना हो जाएगी, न कि 200% हो जाएगी। 200% का मतलब होता है अगर परसेंटेज की को हटाओगे तो कितना हो जाएगा?
2 होगा, 2। अगर मान लीजिए यहां 200% है, परसेंटेज की वैल्यू हटा, परसेंटेज का चिन्ह हटाना है, तो क्या करेंगे आप? 200, ये परसेंटेज की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/100। यही तो था ना, 0 0 से कट गया, 2 का मान 2 ही रह गया। यानी 200 को अगर आप जो कि परसेंटेज का चिन्ह हटाते तो उसका मान 2 होता है, और 2 को परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा, 200%। ठीक है, तो आप लोग ये जान लीजिए, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उस संख्या में 100% से गुणा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग का अधिक समय ले लिए, फिर भी अब इस सवाल को हल करने के मैं चॉकलेटी फार्मूले से हल करना बताता हूं। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी लाभ होता है तो हम क्या करेंगे? जितना परसेंट लाभ होता है ना, उसको हम 100 में जोड़कर बोलेंगे, और हानि होगी तो जितने परसेंट की हानि हो रही है उसको 100 में से माइनस करके बोलेंगे परसेंटेज में। क्योंकि हमने ऑलरेडी मान रखा है कि 100, हमने ये मान रखा है कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी क्या होता है? 100%। सीपी क्या होता है? हमेशा 100% होता है। तो लाभ होगा तो हम 100% में जितने परसेंट का लाभ हो रहा है उसको ऐड करके बताएं, बोलेंगे, और हानि होगी तो हम जो है कि 100 में से माइनस करके बोलेंगे, क्योंकि लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। यहां पर दिया गया है, एक आदमी एक गाय को 7,920 रुपए में बेचता है और उसे 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है, तो 10% के लाभ को हम क्या कर सकते हैं? क्रय मूल्य का 110%। क्या कर सकते हैं? क्रय मूल्य का 110%। ठीक है, क्रय मूल्य का कितना मिल रहा है? 110% मिल रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, 10% उसमें और ऐड होगा, तो क्या कहेंगे उसको? क्रय मूल्य का 110%। ठीक है, और हानि होगी तो क्रय मूल्य में से 100% में से उसको ऐड कर घटाकर बोलेंगे, यानी 10% की हानि हो रही है तो क्या कहेंगे? क्रय मूल्य का 90%। क्रय मूल्य का 90%। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, एक आदमी एक गाय को 7,920 रुपए में बेचता है, उसे 10% का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है? 10% का लाभ होता है। तब उसने गाय को कितने रुपए में खरीदी होगी? क्रय मूल्य का 110%। क्रय मूल्य का कितना है? 110% कितने के बराबर है? गाय के विक्रय मूल्य के बराबर है। गाय का विक्रय मूल्य कितना है? 7,920 रुपए। भाई 10% का लाभ हो रहा था ना, तो उसको ऐड कर लिए, तो क्रय मूल्य का 110% कितने के बराबर होगा? 7,920 रुपए के बराबर होगा। यहां पर पूछा गया है तब उसने गाय को कितने रुपए में खरीदी होगी, यानी गाय का क्रय मूल्य पूछ रहा है। और हमें पता है, हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाता है। क्रय मूल्य कितना माना जाता है? 100% माना जाता है। तो 110% 7,920 रुपए के बराबर है, तो क्रय मूल्य का 100% यानी 100% कितने के बराबर होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां पर परसेंटेज के नीचे परसेंटेज लिखेंगे और रुपए के नीचे रुपए लिखेंगे। यहां पर पहले 110% का मान रुपए में मालूम है 7,920, और 100% का रुपए में मान नहीं मालूम है कि क्या होगा, तो आप वहां पर क्या लगाने? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के लगते ये फार्मूला किसमें कन्वर्ट हो गया? पूरा का पूरा हो गया चॉकलेटी फार्मूला मेरा। और हमने आपको बताया था कि हमारे चॉकलेटी फार्मूले में प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा। तो देखते हैं, 7,920 गुणे 100 बटे 110। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज लिखेंगे तो कट जाएगा, तो उसको हम लिख नहीं रहे हैं। अब क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट गया। 11 सते 77, 11 दूना 22, गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 7200। यानी 100% कितने के बराबर हो गया? 7200 रुपए के बराबर होगा। आपको पता है कि 100% क्या होता है?
क्रय मूल्य के बराबर हो। 100% किसको मानते हैं हम? क्रय मूल्य को हमेशा 100% मान लेते हैं। इस प्रकार से आपका जो है कि उत्तर क्या होगा? 7200 रुपया हो जाएगा। यानी गाय उसने 7200 रुपये में खरीदा होगा। इतने में ही आपका प्रश्न हल हो गया, बहुत ही व्यवहारिक ढंग से। आपने क्या पढ़ा? 10% का लाभ हो रहा है तो 110%, क्रय मूल्य का 110% 7,920 रुपये के बराबर है। तो क्रय मूल्य का 100%, क्योंकि क्रय मूल्य ही यहाँ पूछा गया है, क्रय मूल्य का 100% कितने के बराबर होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह 7,920 गुणे 100 बटे 110, हल करने पर 7200 रुपये आ जाएगा। और आपका विकल्प यहाँ पर भी सही होगा, 7200 रुपये। यानी उस आदमी ने गाय को 7200 रुपये में खरीदा होगा। एक वस्तु को 792 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है, तब क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 792 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है, तो 792 रुपये क्रय मूल्य के कितने परसेंट के बराबर होगा? आप तो ये सोचेंगे ना, इस प्रकार से विचार करें कि 792 रुपया क्रय मूल्य के कितने परसेंट के बराबर होगा, क्योंकि 12% की हानि हो रही है। हम जानते हैं क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। हम मानते हैं क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100% होता है। तो 100% में 12% की हानि हो रही है, 100% में 12% की हानि हो रही है, तो कितना हुआ? बचा 88%। 100% में से 12% को माइनस करें, क्योंकि हानि को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 88% हो गया। 88% कितने के बराबर हो गया? 792 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि वस्तु 792 रुपये में बेची जा रही है ना। तो 88% 792 रुपये के बराबर होगा। हमने अभी आपको बताया, जब लाभ होगा तो हम 100 में जोड़कर बोलेंगे, जब हानि होगा तो उसको 100 में से माइनस करके लिखेंगे। ठीक है। 88% 792 रुपये के बराबर होगा। तब पूछा जा रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आपको पता है क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। 100% कितने के बराबर? प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। परसेंटेज के नीचे परसेंटेज, रुपए के नीचे रुपए लिखते हैं। इस प्रश्नवाचक हमने बताया था, इस चॉकलेटी फार्मूले में प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक बलू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा। तो देखेंगे 792 गुणे 100 बटे 88, 11 बटे 88, 11 सते 77, 11 दूना 22, 8 9 72, 9 हो गया। बराबर कितना हो जाएगा? 900। ये 900 क्या होगा? क्रय मूल्य का 100% 900 आ रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 900 रुपये होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 900 रुपया होगा, क्योंकि 100% क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। 100% के बराबर कितना आ रहा है? 900 आ रहा है। तो यहां पर वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपये होगा, और हमारा यहां पर विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 20% की हानि होती है, तब क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु को 240 रुपया में बेचता है, ऐसे सोचिए, वस्तु को 240 रुपया में बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है। कितने की हानि हो रही है? 20% की हानि हो रही है। तो 240 रुपया कितने के बराबर होगा? क्रय मूल्य का के 80% के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 20% उसमें से कम मिल रहा है, तभी तो हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य का कितना उसे मिल रहा है? 80%, परसेंटेज के रूप में 80% मिल रहा है। और वो 80% कितने के बराबर होगा? 240 रुपए के बराबर होगा। तो क्रय मूल्य का 80%, क्रय मूल्य का 80% 240 रुपए के बराबर है।
इस प्रकार से भी सोच सकते हैं, या रुपए की तरफ से सोचिए। 240 रुपए का बेचता है ना, तो 20% की हानि होती है। 240 रुपए का बेचता है तो 20% की हानि होती है। तो 240 रुपया क्रय मूल्य की कितने के बराबर होगा? 80% के। होगा कि नहीं? 20% की हानि हो रही भाई, तो क्रय मूल्य का कितना मिल रहा होगा? 80% मिल रहा है। यानी क्रय मूल्य का 80% 240 के बराबर है, या इस प्रकार कहिए 240 रुपया क्रय मूल्य के 80% के बराबर है। पूछा क्या जा रहा है? तब क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% होता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो 100% कितने रुपए के बराबर होगा? यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अब हमारे इस चॉकलेटी फार्मूले में प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा हो जाता है। तो हो जाएगा 240 गुणे 100 बटे 80। ये 0 0 से कट गया, 8 तिलिके 24 बराबर कितना हो जाएगा? 300। कितना आ गया? 300। तब वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 300 होगा, क्योंकि 100% 300 रुपए के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 300 रुपए होगा। यहां पर आपका विकल्प ए सही होगा, 300 रुपए। अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी एक वस्तु को 75 रुपए में खरीदता है। वह उसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो? अब यहां पर थोड़ा सा चेंज किया है। वस्तु को कितने में खरीदता है? 75 रुपए में खरीदता है। अब उसको चाहिए कि वो कितने रुपए में, आपको बताना है कि वो कितने रुपए में अब बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। मान लीजिए कोई आता है कि भाई हम तो कोई वस्तु 75 रुपया में खरीद कर लाए हुए हैं, और आप पढ़े लिखे इंसान हो, तो आप बता दो कि हम इसको कितने रुपए में बेचें कि हमको 20% का लाभ हो। तो आप क्या कहेंगे? उसे क्या बताएंगे? भाई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 100% होता है। आप कहेंगे वस्तु का क्रय मूल्य भाई 100% होता है। 100% कितने रुपए के बराबर है? तो 75 रुपए। आप उसे समझाएंगे, देखो भाई वस्तु जो खरीद कर लाए हो ना, वो 100% में लाए हो, तो 100% कितने के बराबर है? 75 रुपए के बराबर है। यानी 75 रुपए 100% के बराबर है, या 100% 75 रुपए के बराबर है। क्योंकि किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है? हमेशा 100% होता है। अब कहता है कि उसे 20% लाभ चाहिए। अगर 20% लाभ कमाना हो तो आप 100% में नहीं बेचोगे, आप क्या करोगे? 100 में 20 ऐड कर लो। और आपके मास्टर ने भी अभी आपको बताया कि लाभ लेना हो, जब लाभ की बात करेंगे तो उसे 100% में ऐड करेंगे। हानि की जब बात होगी तो उसे 100% में से माइनस करके बात करेंगे, ताकि उसे 20% का लाभ हो। यानी 20% का लाभ कमाने के लिए अब क्या करने पड़ेगा उसको? क्रय मूल्य का 120% निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य कितना निकालना पड़ेगा? 120%। कितने के बराबर होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा यहां पर। क्रय मूल्य का 100% 75 रुपए के बराबर है, तो क्रय मूल्य का 120% कितने के बराबर होगा? क्योंकि उसको 20% का यहां लाभ चाहिए। हमने आपको बताया था कि इस चॉकलेटी फार्मूले में प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा 75 गुणे 120 बटे 100। 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 4 तिहाई 12, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। 90 रुपए। अतः वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90 रुपया हो जाएगा। 100% 75 रुपए के बराबर है, तो 120% कितने के बराबर होगा? 90 रुपए के बराबर होगा। अतः वह वस्तु को 90 रुपए में बेचेगा, तो उसको 20% का लाभ होगा। अगला सवाल हम सीखते हैं।
एक आदमी एक वस्तु को 360 रुपए में खरीदता है, वह उसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो। खरीदता कितना का, 360 रुपए का खरीदता है, और ये पूछा जा रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो। यानी आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य आपको दिया गया है। तो आपको पता है कि क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। 100% कितने के बराबर है, 360 रुपए के बराबर होगा। 100% 360 रुपए के बराबर होगा, और उसे कितना चाहिए, 10% लाभ चाहिए। उसे 100% में संतोष नहीं है, उसे 110% चाहिए। यानी 110% कितने के बराबर होगा, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। आपको हमने बता चुके हैं और बार बार बता रहे हैं कि प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा होता है हमारे इस चॉकलेटी फार्मूले में। तो क्या हो जाएगा, 360 गुणे 110 बटे 100। 0 0 कट गया, हल कर लेते हैं। 11 छक्का 66, 11 या 33 3 33, और 6 क्या हो जाएगा, 39। 396 रुपये। अतः यह व्यक्ति वस्तु को 396 रुपये में बेचेगा, 396 रुपये में बेचेगा, उसको क्या होगा, 10% का लाभ होगा। आपका यहां पर विकल्प ए सही होगा। इसी के साथ आज की एक पहली टाइप हमने समाप्त किया, और हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं कि आप सभी लोग, जितने लोग पढ़ें, सबको समझ में आ जाएगा। मैं आपको जीरो से हीरो तक ले चलूंगा और जीरो से हीरो बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।